हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो हम लोग ये पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो आप लोग का 27 फरवरी को एग्जाम है विज्ञान का, उसके लिए तो इसमें हमने जो ओएमआर बेस्ड शुरू की ये 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसको हमने सॉल्व कर लिया था पिछले वीडियो में। तो उसका लिंक अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में हम लोग जो खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है, जो 50 मार्क के सब्जेक्टिव प्रश्न है, जिनको वर्णनात्मक प्रश्न कहा जा रहा है, इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ से देख सकते हो ये फर्स्ट प्रश्न है। और कितने प्रश्नों को, फर्स्ट प्रश्न यहाँ देख सकते हो, ये दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। और साथ में इधर देखो, इधर मैं आपको बताता हूँ, ये हम लोग का एक ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और साथ ही ये श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को भी हम लोग समझेंगे। ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है और ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक। और उसके अलावा ये देखो चौथा प्रश्न जो आप लोग का 6 मार्क का रहेगा और इसमें अथवा भी रहेगा। ओम का नियम क्या है, विद्युत परिपथ की सहायता से सत्यापन कीजिए। अथवा ये विद्युत मोटर वाला है जो 100% निश्चित ही है कि आप लोग के एग्जाम में आना ही आना है, ठीक। तो इतने प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपका ये सारा टॉपिक क्लियर है तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं, देखने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आपका इस टॉपिक में डाउट है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझा देता हूँ, ठीक। चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि देखो, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। चलो पूरा पूरा देखो, इसका सॉल्यूशन मैंने ये टाइपिंग कर अच्छे से ये मतलब बना लिया है इसका आंसर, ठीक है। तो चलो मैं आपको एकदम अच्छे से बता देता हूँ, आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग ऐसे मतलब कॉपी में लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डालकर और इसका ऐसे उत्तर डालकर और यहाँ पे लिखना चालू करना। कैसे लिखोगे, यहाँ पे ये उत्तर ऐसे लिख देना, ठीक है। लिखोगे कि दूरदृष्टि दोष ऐसा दोष है जिसमें दूर स्थित वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नजदीक स्थित वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ओके, तो दूरदृष्टि दोष कैसा दोष है, आप समझ गए कि दूरदृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, यानी साफ दिखाई देती हैं, परंतु नजदीक की स्थित वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। तो यह हम लोग का इसमें छोटा सा ये पूछा था कि दूरदृष्टि दोष किसे कहता है, इसका आंसर हो गया। यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो चलो आगे इसको करते हैं। आगे थोड़ा इसमें आप ऐड कर देना कि दूरदृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति का, दूरदृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु यानी जो स्वस्थ आंखों के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु आंखों के लिए सामान्य निकट बिंदु यानी जो 25 सेंटीमीटर होता है, उससे क्या होता है कि दूर चला जाता है। यह दोष निम्न 2 कारणों से उत्पन्न होता है। और वो 2 कारण क्या है, यहाँ पे देखो। फर्स्ट कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है। जो ये नेत्र लेंस होता है इसकी वक्रता, यहाँ पे देखो हम लोग की आंखों में जो ये नेत्र लेंस होता है इसकी वक्रता कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और इस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। इधर यहाँ पे बनना चाहिए लेकिन यहाँ पे बनने लगता है प्रतिबिंब। आप जानते हो कि जहाँ 2 प्रकाश की किरणें काटती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो देखो ये इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है तो यहाँ पे कट कर रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, बनना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे बनेगा रेटिना पे, तभी हमको कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये दूरदृष्टि दोष में कुछ इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। यहाँ देख सकते हो ये दीर्घ दृष्टि यानी वही दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र का फिगर कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। तो ये दोनों लिखने के बाद यहाँ आप इस फिगर को बनाओगे तो इसमें तो ये फर्स्ट कारण हो गया दूरदृष्टि उत्पन्न होने का कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, जिसकी उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और इस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। ये फर्स्ट कारण है दूरदृष्टि उत्पन्न होने का। एक और कारण है इसका, सेकेंड कारण क्या है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। जो ये नेत्र लेंस और रेटिना होता है इनके बीच की दूरी जो होती है कम हो जाती है। इससे भी क्या होता है कि ये मतलब दोष उत्पन्न हो जाता है। तो वही लिखा गया कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, अर्थात नेत्र गोलक का जो ये नेत्र गोलक पूरा है इसका व्यास कम हो जाता है और जिस कारण प्रतिबिंब रेटिना के
पीछे बनने लगता है, यानी प्रकाश पीछे जाकर कट करता है, तो जहाँ कट करेगा वही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो ये लिखने के बाद इतना, ये आप लोग थोड़ा ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, देखो ये एन डैश, जहाँ पे ये एन डैश क्या है, ये मतलब स्वस्थ आंखों के लिए न्यूनतम दूरी है, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी है। और यह दोष जब उत्पन्न होता है तो आप सब लोग जानते हो कि जो ये न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया है। तो ये इसमें ये मतलब ये जो एन है ये एन डैश है, और ये जो एन है यह प्रदर्शित करता है कि मतलब जो 25 सेंटीमीटर से निकट बिंदु है वह दूर यहाँ पे आ गया है, यहाँ से यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आप इसको फिगर को बना लोगे। क्लियर, इन दोनों को एन डैश और एन को यहाँ पे आप लिख भी सकते हो पोस्ट में, एन डैश और एन यहाँ पे कर कर कि एन डैश जहाँ मतलब निकट बिंदु है, स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु है, और यहाँ पे लिख दोगे कि मतलब यह जो ये एन है यह मतलब दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए निकट बिंदु है, ऐसे लिख दोगे सिंपल। ठीक, चलो नहीं भी लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ तक लिख लोगे। उसके बाद देखो, उसके बाद लिखोगे ये फिगर बनाने के बाद कि दूरदृष्टि दोष का निवारण, क्योंकि हमें प्रश्न में यहाँ पे निवारण भी पूछा है। ठीक, तो चलो यहाँ इसका निवारण हम लोग देख लेते हैं, और किरण आरेख भी बनाना है इसका, तो इसका हम लोग किरण आरेख भी देखो यहाँ बनाए हुए हैं। आप लिखोगे कि इस दोष के निवारण हेतु उचित उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उचित उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश को क्या करता है कि प्रकाश को अभिसरित करता है। प्रकाश को अभिसरित करने का मतलब कि फैलाता नहीं है, उसको सिकोड़ता है। जैसे प्रकाश यहाँ पे देखो, यहाँ पे जा रहा था तो उसको सिकोड़ कर यहाँ पहले ही रेटिना पे बना देगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये उत्तल लेंस यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो वही कह रहा है कि इस दोष के निवारण हेतु उचित उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जो प्रकाश को अभिसरित कर यानी वही मतलब सिकोड़ कर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये एन डैश, यहाँ पे ये क्या है, स्वस्थ आँख के लिए नेत्र बिंदु है, स्वस्थ आँख के लिए जो 25 सेंटीमीटर की दूरी है वो है, और यह दोष युक्त मतलब यह दोष जो उत्पन्न हो गया है तो ये 25 सेंटीमीटर की दूरी या निकट बिंदु की दूरी यहाँ पे आ गई है, तो वही दिखा रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ से जो प्रकाश आएगा, देखो यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है, ये क्या होगा कि इसको ये मतलब सिकुड़ा कर, वास्तव में तो यहाँ से प्रकाश मतलब आना चाहिए, क्योंकि ये दूर निकट बिंदु यहाँ चला गया है, तो यहाँ पे जो वस्तु रखेंगे वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो क्या होगा कि इस यहाँ से जो प्रकाश आएगा उसको मतलब जो पीछे बन रहा था तो उसको ये सिकोड़ देगा। पहले ही देखो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार जा रहा था, तो यहाँ से पूरा देखो इस तरह सिकोड़ दिया है, सिकोड़ कर इतना सिकुड़ा है कि यहाँ पे मतलब आकर बन गया ये प्रतिबिंब। तो ऐसे मतलब सिंपल है कि ये फिगर आप लोग बना दोगे, बस आपका काम हो जाएगा, और इसमें जो लिखना है इतना ही लिखोगे। तो इस प्रकार इसका आप पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करोगे तो आपको 4 मार्क इसका मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपका ये पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से आशा करता हूँ मतलब क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलो हम लोग इधर सेकेंड जो प्रश्न है उसको करते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे सेकंड प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पे हमें एक ये परिपथ दिया गया है, ठीक है, और इस परिपथ से रिलेटेड 4 थे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, और चारों प्रश्नों का आपको 1-1 मार्क सॉल्व करने का मिलेगा। ठीक, यानी 4 मार्क का यह प्रश्न है। हमें क्या दिया है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। फर्स्ट हमें दिया कि ए बी के मध्य प्रतिरोध। ओके, हमें ये जो ए और बी है इसके मध्य हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखो ए बी के मध्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ से हम लोग की धारा जा रही है, यहाँ से आने के बाद तो 2 भागों में बढ़ जा रही है, एक इधर चली जा रही है, एक इधर चली जा रही है। तो देखो इधर ये जा रही तो एक ही तार के अंतर्गत ये 4 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध है, यानी ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक, और ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और पूरा ये वाला तार और ये वाला तार ले लेते, दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो ये 4 2 6 ओम ये हो गया हम लोग का, और ये 2 1 3 ओम ये हो गया, यानी हम लोग ये 6 ओम और ये 3 ओम दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला लगाकर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हम लोग का ए बी के मध्य कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो चलो इसको हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे इसको साइड रखता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने सॉल्व कर रखा है पहले से। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये शायद आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई दे, क्योंकि इसको मैंने हाथों से लिखकर और इसको वर्ड में मतलब अटैच कर दिया है, क्योंकि इसको टाइप करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो इसको थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 का हल देखो, यहाँ पे ये जो फर्स्ट है तो इसका देखो यह फर्स्ट लिखा गया है और लिखा गया है कि ए बी के मध्य 4+2, चूँकि ये 4 और 2 हम लोग के किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, R इक्वल टू क्या होगा, R1 + R2। तो यहाँ पे 4+2 सीधे कर दिया गया है और बराबर 6 ओम। तो ए बी के मध्य 4+2 बराबर 6 ओम तथा 2+1, यानी ये श्रेणी क्रम में ये दोनों है। तो श्रेणी क्रम में आप जानते हो कि R1 + R2 होता है, तो उसी तरह यहाँ पे कर दिया गया है कि 2+1 बराबर 3 ओम के जो प्रतिरोध है समांतर क्रम में जुड़े हैं, यानी ये दोनों एक साथ ले लेंगे और ये दोनों एक साथ, और इनको हम लोग ये हम लोग पूरा के पूरे क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो ये 4 2 6 जो है 4 2 6 ओम का प्रतिरोध और ये 2 1 3 ओम का प्रतिरोध, ये दोनों अब समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम में है तो लिखेंगे अतः उनका तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्वल टू, और समांतर क्रम का फार्मूला आप जानते हो कि होता है 1/R1 + 1/R2। ठीक है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1, R1 का मान जो कि हमने इसको R1 लिया है, तो ये हम लोग का कितना है, ये हम लोग का है 6। ठीक है, तो R1 की जगह हम लोग 6 रख देंगे और प्लस 1/R2, R2 की जगह हम लोग ये 3 ले लेंगे। ठीक है, इसमें का प्रतिरोध तो इसको हमने यहाँ पे 3 ले लिया और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का इसका लॉस 6 हो जाएगा और 6 कम 6 तो 1 और 3 कम 3, सॉरी 6 कम 6 तो 1 और 3 दूना का 6 तो 2, यानी 3/6 हो जाएगा। तो 1/R इक्वल टू 3/6 हो गया। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी 6/3, यानी R इक्वल टू यहाँ से 2 ओम निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग का जो ये ए बी होगा इसके बीच कुल जो प्रतिरोध होगा 2 ओम होगा। तो यही आप लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना करने का 1 मार्क आपको मिलेगा। उसके बाद हमें क्या कर रहे हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। ओके, इस पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है, आप सब लोग जानते हो, विद्युत मतलब ओम के नियम से आपने पढ़ा होगा कि V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, यानी I बराबर आप लोग का क्या हो गया, V/R हो गया। तो चूंकि V यानी हम लोग का विभवांतर यहाँ पे दिया है 10 वोल्ट और R यानी कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध देखो यहाँ पे, एक तो यहाँ का सब ये जुड़ा, तो यहाँ का कुल प्रतिरोध हमने निकाल लिया, 2 ओम आया ये सब मिलकर, और यहाँ पे आगे चलेंगे तो यहाँ 3 ओम प्रतिरोध है और ये है देखो यहाँ से ये यहाँ आ रहा है, तो एक ही तार में है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये एक ही तार में है। तो यहाँ ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ सब ये जुड़ा, तो ये 2 ओम आया यहाँ पे जो हमने आंसर निकाला, और ये 3 ओम मिलकर कितना हो जाएगा, 5 ओम। तो 5 ओम का प्रतिरोध पूरा मतलब हो जाएगा परिपथ का, और विभवांतर दिया है 10 वोल्ट। तो धारा का मान सीधे सीधे हम लोग याद कर लेंगे। तो यही यहाँ पे दूसरे का सॉल्यूशन देखो कैसे किया गया है कि परिपथ में ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, यानी तुल्य यानी वही कुल प्रतिरोध, सॉरी हाँ चलो ठीक है, परिपथ में ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, मतलब जो ये परिपथ है इसमें ए बी के मध्य ये जो तुल्य प्रतिरोध है यानी कुल प्रतिरोध है, तथा 3 ओम का प्रतिरोध, तथा ये जो 3 ओम का प्रतिरोध है वो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में लगे हैं। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा, R1 + R2 होगा। और R1 हम लोग का क्या लेंगे, R1 अब इसको हम लोग पूरा ले रहे हैं तो इसका मान हम लोग का 2 ओम है, तो 2 ओम प्लस R2 हम लोग इसको ले रहे हैं तो R2 ये हम लोग का 3 ओम, तो मिलकर 5 ओम हो जाएगा हम लोग का पूरे परिपथ का प्रतिरोध। अब यहाँ चूंकि हम लोग का विभवांतर का मान दे दिया है 10 वोल्ट क्वेश्चन में ही है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे निकाल लेंगे कि धारा बराबर, वो धारा बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ओम के नियम से V इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, यानी V क्या होता है, विभवांतर, R होता है प्रतिरोध, I धारा। तो धारा बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध, और हम लोग का विभवांतर किया है 10 वोल्ट हमें दिया है, और बटा हमने कुल प्रतिरोध निकाल लिया 5 ओम, तो 5 से हम लोग भाग देंगे तो 2 एम्पियर की हम लोग की धारा आ जाएगी। यही आपका सेकंड प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी पूरे परिपथ में हम लोग का 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब देखो थर्ड प्रश्न और फोर्थ प्रश्न छोटे छोटे हैं। हमें क्या पूछा है, थर्ड प्रश्न पूछा है कि ए बी के मध्य, जो ए बी है इसके मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। ओके, जो ये ए और बी है इसके मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखो ए और बी के मध्य कितना मतलब प्रतिरोध है, हमने शुरू में निकाला था कि ए बी के मध्य कुल 2 ओम का प्रतिरोध है, ठीक। तो वो 2 ओम ले लेंगे, और इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, धारा तो भाई पूरे परिपथ में उतनी ही प्रवाहित होगी, हर जगह जितनी यहाँ जितनी यहाँ जितनी यहाँ। तो हमने धारा यहाँ पे निकाला था 2 एम्पियर, तो सिंपल इसी के अनुसार हम लोग कर लेते हैं, लिख लेंगे कि ए व बी के मध्य
विभवांतर V इक्वल टू, और विभवांतर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, धारा गुणे प्रतिरोध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो V इक्वल टू I इंटू आर, यानी विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। तो विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, धारा कितनी है 2 एम्पियर की, और प्रतिरोध हम लोग का किस में ज्ञात करना है, AB के मध्य ज्ञात करना है। ठीक है, AB के मध्य धारा ज्ञात करना है ना। देखो AB के मध्य विभवांतर, तो AB के मध्य प्रतिरोध कितना है, पूरे इसको आप लोगों ने हल किया, ऊपर हमने हल किया तो 2 ओम आया, तो उसी को 2 यहाँ पे आप लोग रख लोगे और गुणा करोगे तो 4 वोल्ट, यानी AB के मध्य आप लोग का जो विभवांतर होगा वो 4 वोल्ट हो जाएगा, सिंपल। और थर्ड हो गया। फोर्थ हमें क्या पूछ रहा है कि 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। ओके, जो 3 ओम के सिरों के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, यानी इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है कि इसमें विभवांतर क्या होगा। तो हमें प्रतिरोध इसका 3 ओम है, और हम लोग का धारा तो वही सेम हर जगह प्रवाहित होगी, यानी धारा हम लोग की 2 एम्पियर होगी। ठीक है, तो विभवांतर हमें ज्ञात करना है इसमें, तो विभवांतर चूंकि क्या हो जाएगा, विभवांतर बराबर हम लोग का धारा गुणे प्रतिरोध हो जाएगा, और धारा 2 और गुणे प्रतिरोध 3 इसमें ज्ञात करना है, तो इसका प्रतिरोध 3 है, तो 3 गुणे कर देंगे, गुणे 3 कर देंगे तो 3 दूना के 6 वोल्ट, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार इसमें 4 प्रश्न पूछा था, चारों का 1-1 मार्क आपको देगा, आप लोग करोगे तो, यानी पूरे क्वेश्चन का आप लोग को 4 मार्क मिल जाएगा। तो ये था हम लोग का ये सेकेंड वाला प्रश्न। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलो अब ये भी आपको आशा करता हूँ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो थर्ड वाला प्रश्न है इसको कर लेते हैं। जो ये थर्ड वाला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण घटना को चित्र द्वारा समझाइए, किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है, ये भी हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो चलो इसको पूरे के पूरे हम लोग अच्छे से समझते हैं। और बाकी देखो, रुक जाओ, इसको मैं साइड में थोड़ा रख लेता हूँ। ठीक, 1 मिनट। ठीक, ये भी 4 नंबर का प्रश्न है, और ये दोनों प्रश्न है ना, इनका मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही इनका एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, लगभग इसको 18 मिनट, और इसका विद्युत मोटर का भी लगभग 18 से 19 मिनट की वीडियो, तो 18 से 36 मिनट की 2 वीडियो हैं, आप लोग देख लेना। मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि इनको आपको कहाँ इनको देखना है। ठीक, इनको मैं सॉल्व कर चुका हूँ पहले ही, तो मैं सोचा कि फिर इसको एक बार और सॉल्व कर मतलब क्या फ़ायदा, झूठ मूठ का टाइम लगेगा। तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको बता दूंगा कि इनको आपको कहाँ देखना है। ठीक है, चलो तो थर्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये उपखंड ख के यानी केमिस्ट्री वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलो ये थर्ड प्रश्न, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण घटना को चित्र द्वारा हमें समझाना है, और किस रंग की किरण के लिए प्रकाश जो है सबसे अधिक विचलित होता है, किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है, यही हमें समझाना है। तो चलो इसको अब हम साइड में रखते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो पूरा पूरा मैंने सॉल्व कर रखा है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 3 ये हम लोग की है, इसमें आप लोग उत्तर लिखकर और हेडिंग डाल दोगे वर्ण विक्षेपण। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये वर्ण विक्षेपण होता क्या है। ठीक है, देखो जब सूर्य के प्रकाश पुंज को एक प्रिज्म के फलक पर डाला जाता है, जब सूर्य के प्रकाश पुंज को एक प्रिज्म के फलक पर डाला जाता है, तो प्रिज्म के दूसरे फलक से निर्गत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तथा इसे पर्दे पर प्राप्त करने पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की जो यह घटना है, उसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे फिगर में ये दिखाया गया है, आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा। ये एक प्रिज्म है और ये श्वेत प्रकाश है, यानी एक तरह से सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, जब यहाँ पे आ रहा है तो देखो यहाँ से इस प्रिज्म के ये पहले पार्ट से यहाँ पे देखो इसका पूरा का पूरा 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है, अपवर्तित हो जा रहा है, और फिर यहाँ दूसरे पृष्ठ पे टकरा रहा है तो फिर इसका अपवर्तित हो जा रहा है, और यहाँ पर्दे पर कुछ इस प्रकार आपका प्राप्त हो जाता है। ठीक, और ये जो क्रम है ना, इसको कैसे याद रखते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश के विक्षेपण के दौरान जो और ये प्राप्त होता है, प्रकाश के विक्षेपण के दौरान प्राप्त 7 रंगों की पट्टी जो होती है, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक, जिसे अंग्रेजी भाषा के विवग्योर से याद रखा जाता है। किससे? विवग्योर से, और विवग्योर नीचे से। ठीक है, नीचे आप जैसे वी है तो वी नीचे। ठीक है, तो VIBGYOR विवग्योर, वी यानी वायलेट यानी बैगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। ठीक है, अब देखो एक बार मैं और इसको पढ़ देता हूँ कि जब सूर्य के प्रकाश पुंज को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है, तो प्रिज्म के दूसरे फलक से निर्गत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तथा इसे पर्दे पर प्राप्त करने पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होने की घटना
वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इस प्रकार प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की जो घटना है उसको ही वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश के विक्षेपण के दौरान प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को, ठीक है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी भाषा के विवग्योर से याद रखा जाता है। क्लियर। और उसके बाद आपको ये थोड़ा फिगर बना देना है, जैसे ये फिगर बनाया गया है, और उसके बाद नीचे लिखना है इस विक्षेपण का कारण क्या है। तो विक्षेपण का कारण यह है, मतलब ये श्वेत प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में चूंकि 7 रंग होते हैं, लेकिन यहाँ से ये विक्षेपित अलग अलग हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, विक्षेपण का कारण यह है कि विभिन्न रंग के प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। देखो यहाँ पे ये एक तरह से ये मतलब वायु है, वायु से ये एक तरह से ये प्रिज्म में यानी कांच में एक तरह से समझ जाओ कि प्रवेश कर रहा है। ठीक, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो इधर विरल माध्यम है और इधर सघन माध्यम है। यहाँ पे आप अभिलंब देते हैं तो इधर विरल हो जाएगा, इधर सघन। तो आप जानते हो कि जब मतलब कोई भी आप अपवर्तन के नियम में पढ़े होंगे कि जब प्रकाश या कोई भी चीज़ एक मतलब विरल से सघन में या सघन से विरल में जाती है तो वो अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे अपवर्तन हो गया है। और यहाँ एक बार फिर यहाँ अपवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ सघन से विरल में, मतलब यहाँ से अब ये सघन में हो गए और सघन में सब विरल में बाहर निकल रही है, तो विरल में जा रही है। तो एक बार विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, एक बार सघन से विरल में प्रवेश कर रही है। ठीक, तो ये 2 बार क्रियाएं हो रही है, तो 2 बार देखो ये अपवर्तित हो रहा है और कुछ इस प्रकार ये प्राप्त हो जा रहा है। तो वही लिखोगे यहाँ कि विक्षेपण का कारण यह है कि विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। बैगनी प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक, जो बैगनी है इसका जो अपवर्तन है सबसे अधिक होता है, इसलिए यहाँ अपवर्तित होकर यह सबसे नीचे आ जाता है। ठीक है, और अपवर्तित होने का क्रम कुछ इसी प्रकार होता है, इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे सबसे कम लाल रंग का अपवर्तन होता है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछ भी देता है कि मतलब किस प्रकाश रंग का मतलब अपवर्तन सबसे कम होता है, और इन्हीं में से 4 ठे दे देगा। तो आपको ये क्रम याद रहेगा तो आसानी से छांट लोगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि विक्षेपण का कारण यह है कि विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। बैगनी प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक तथा लाल का सबसे कम होता है। इसी कारण बैगनी रंग स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे तथा लाल रंग सबसे ऊपर प्राप्त होता है। तो ये जो हम लोग का नीचे क्वेश्चन था एक मिनट कि किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है, तो इसका आंसर मिल गया कि जो बैगनी रंग की किरण होती है या बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसका विचलन या एक तरह से बोल सकते हैं कि अपवर्तन सबसे अधिक होता है। सिंपल। ठीक, तो ऐसे आप लोग लिख दोगे, आपका काम हो गया। इसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा। ठीक, आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा, इसको भी आप लोग याद रखना। तो ये हम लोग के हो गए 3 प्रश्न। अब देखो जो ये चौथा प्रश्न है, इसमें इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक को करना है, लेकिन आप दोनों तैयार कर लेना। तो इन दोनों वीडियोज़ का ना लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इस वीडियो के अंत में आपको स्क्रीन पे भी आपको हो सकता है दिख जाए इन दोनों वीडियो का लिंक, या आई बटन पे भी मैं हो सकता है ऐड कर दूं, या सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन ही रहेगा, डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा इन दोनों वीडियोज़ का लिंक। ठीक है, या आप चैनल पे चले जाइएगा और साइंस की जो प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट में भी इन दोनों वीडियोज़ को जो मैं बनाया हूँ पहले का उनको डाल दूंगा, तो आप जाकर इनको देख लेना। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर कर लेना। बाकी इनको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि पहले का मैं बना चुका हूँ, तो फिर दोबारा इसको क्यों बनाऊँ, टाइम लगेगा इसको बनाने में। तो आगे के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से उपखंड ख के अब जो प्रश्न होंगे यानी केमिस्ट्री वाले सेक्शन के, ये आप लोग के फिजिक्स वाले सेक्शन से रहें, तो उसके बाद ये केमिस्ट्री वाले सेक्शन से प्रारंभ करेंगे, और अंत में इधर आप लोग का जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है, बायोलॉजी वाले सेक्शन के हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये देखो ये प्रश्न निश्चित है आप लोग के एग्जाम में ये आने वाले प्रश्न है, तो इनको आप लोग को सबको तैयार कर लेना है बारी बारी से। ठीक, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना। चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।